स्वागत है आप सबका हमारे और आप सबके खूबसूरत से चैनल हिंद कंसेप्चुअल एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्या पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस और उन्होंने एक थ्योरी दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने इस थ्योरी में क्या बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये केवल लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, मतलब केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, नेचुरली होते हैं, इन्हें हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से बना नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था फ्रेडरिक व्हीलर और उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में यूरिया नामक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज हम स्टडी करते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कभी भी पढ़ना स्टार्ट करना उससे पहले एक चैप्टर जरूर पढ़ना। मैं आप सभी, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, चाहे 11th क्लास में हो, चाहे आप 12th में और या हायर ग्रेजुएशन क्लास में हो, तभी आप अपना बेसिक के लिए आप अपना एक चैप्टर बिल्कुल 100% कवर करके जाना। उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्योंकि आपको बता दें, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी के सराउंडिंग घूम रही है, किसी चारों तरफ घूम रही है, तो वो हाइड्रोकार्बन मतलब इसी के चारों तरफ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन की चारों तरफ ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मतलब चक्कर लगा रही है। इसी के अस्तित्व की वजह से, इन्हीं की वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन चुकी है। और कार्बन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके वजह से बहुत सारे लाखों कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है, जिसको कहते हैं चेन प्रॉपर्टी या श्रृंखलन गुण कहते हैं। श्रृंखलन गुण का मतलब ये होता है ये खुद के कार्बन या खुद से हाइड्रोजन से धीरे-धीरे अलग-अलग चेन के फॉर्म में ऐड हो सकता है और छोटे से लगाकर बड़े कंपाउंड्स बना सकता है। कुछ साइक्लिक कंपाउंड यानी बंद बना सकता है कंपाउंड और कुछ ओपन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड बना सकता है। पिछली वीडियो में हमने केवल हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा स्टडी किया था, बेसिक नॉलेज इकट्ठा कर लिया था और मैंने बताया था कि एक होता है बंद श्रृंखला वाला, एक होता है खुली श्रृंखला वाला। हमने खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। संतृप्त में मैंने सबसे पहले कहा था एग्जांपल है केवल एल्केन, और असंतृप्त का जो एग्जांपल होता है वो एल्कीन और एल्काइन। हमने एल्केन के बारे में देख लिया था, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे इनका नाम लिखा जाता है और कैसे स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तीन बातें हमने वहां पर कर ली थी। आज हम एल्कीन देखेंगे, एल्काइन देखेंगे और फर्दर इनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए चार मोटिवेशनल लाइन कि मुबारक हो उनको सीढ़ियां जिनको छत तक जाना है, मुबारक हो सीढ़ियां उनको जिनको छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो दोस्तों, रास्ता आपको खुद बनाना है। और एक आप राणा प्रताप जी का मुझे कोटेशन याद आ रहा है कि चढ़ते तक पर तलवार उठा करता था भूतल बानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। आप लोगों को भी अपनी सफल जवानी अगर बनानी है तो मेहनत करिए, बिल्कुल दृढ़ता के साथ पढ़िए, क्योंकि लाइफ में जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। क्योंकि परेशानियां जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है और इन परेशानियों से जीत कर आगे निकल जाना वो आर्ट ऑफ लाइफ है। चलिए देखिए, आगे हम पढ़ने वाले एल्कीन। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था स्टार्टिंग के पहले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियो देख ले कि एल्कीन जो है यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों, असंतृप्त का मतलब ये है कि इसके अंदर डबल या अभी संतृप्त नहीं हुई है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकती, इसमें डबल बॉन्ड होगी। और साथ में एक बात ध्यान रखना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनको जब बर्न किया जाता है, मतलब जलाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये काफी काले धुएं के साथ जलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा धुआं निकलता है इनसे, काला काला। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य
द्विबंध पाई जाती है। द्विबंध का मतलब आप समझ रहे होंगे कौन सी बॉन्ड की बात हो रही है, डबल बॉन्ड की बात हो रही है। कौन सी बॉन्ड? डबल बॉन्ड पाई जाती है, यानी द्विबंध पाई जाती है। ठीक है, पहचानने का सबसे सही तरीका है डबल बॉन्ड। आप चेक कर लीजिए, कार्बन कार्बन की बात हो रही है, कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड कहीं दिख गई आपको कार्बन चेन के अंदर, तो आप जान जाइए ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र याद रखिएगा, इसका सामान्य सूत्र, क्योंकि सामान्य सूत्र अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से किसी भी एल्कीन के लिए फार्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। आपको पता है ये n कहाँ है, सफिक्स में है। ठीक है, और इनके आईयूपीएसी नाम लिखते समय, इनके आईयूपीएसी नाम लिखते समय, अभी हम सभी कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नाम लिखाना भी आपको अच्छे से सिखाएंगे। इनके आईयूपीएसी नाम लिखते समय इनके नाम के अंत में, इनके नाम के अंत में ईन जोड़ देते हैं। अंत में क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ईन जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं। ये बात बहुत अच्छे से, ये जो पॉइंट मैं करके लिख रहा हूँ आप लोग इसको हेडिंग करके, इसको आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए। ईन जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं। इतनी बात आपको एल्कीन के बारे में बिल्कुल पता होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। इतनी बात अगर आपको आती है अच्छे से तो कोई भी आप हाइड्रोकार्बन एल्कीन को अच्छे से पहचान पाएंगे, क्योंकि एल्कीन आपका एक हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज़ इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या है कि यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मैंने कहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जब आप उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म जलाते हैं तो बहुत ज्यादा काला धुआं देते हैं। ठीक है, पहचान आप कैसे इजीली कर सकते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होनी चाहिए, कार्बन परमाणु के बीच क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड होनी चाहिए। अगर डबल बॉन्ड आपको कहीं दिख रही है, ठीक है, कहीं मान लो दो कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड दिख जाती है, तो आप समझ जाइए ये हाइड्रोकार्बन, कैसा हाइड्रोकार्बन, एल्कीन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनके आईयूपीएसी नाम लिखते समय इनके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, ईन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, ईन जोड़ देते हैं। ठीक है, आप अच्छे से इसे नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है उसको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन सीखना है, क्योंकि विदाउट दिस चैप्टर you cannot understand the concept of organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी पूरी हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड है। यहाँ जो भी पढ़ोगे आपको अच्छे से वहां समझ में आने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम एल्कीन की प्रिपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से कैसे किसी एल्कीन का हम केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे एल्केन का बनाते थे वैसे ही हम इसका भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लगाइएगा, एल्कीन्स का रासायनिक, एल्कीन्स के रासायनिक सूत्र, ये हेडिंग कर लीजिए, एल्कीन के रासायनिक सूत्र। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से केमिकल फार्मूला होते हैं। नंबर 1 आपको पता है इनका सामान्य सूत्र, सबसे पहले हम यहाँ n की अलग-अलग वैल्यू लेंगे, यानी n की यहाँ अलग-अलग वैल्यू लेंगे। ठीक है, जैसे उसमें टेबल बनाए थे, एल्केन के अंदर टेबल बनाए थे, वैसे यहाँ भी टेबल बनाएंगे। n की वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू के साथ-साथ CnH2n जो फार्मूला है सूत्र, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ-साथ यहाँ पर हम एक चीज और लिखेंगे, IUPAC। ये IUPAC नाम क्या होगा कंपाउंड का, वो जरूर देखेंगे। साथ में कुछ सामान्य नाम भी इसमें होते हैं, वो याद रख लेंगे। सामान्य नाम यहाँ पर कुछ सबके नहीं होते हैं, कि कुछ के आपको याद रखने पड़ेंगे। सामान्य नाम सबके नहीं याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों, वहां मैंने n बराबर, सबसे पहले हम n बराबर 1 पुट करके रखेंगे। दोस्तों अगर n बराबर आप 1 पुट करोगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आपको जा रहा हूँ। यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी। दोस्तों अगर मैं n बराबर 1 रखता हूँ तो ये C1 होगा और H2 होगा। दोस्तों बताइए, अगर हमको पता है कि एल्कीन बनाने के लिए कार्बन और कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ बताइए ना कि एक ही सिंगल कार्बन है और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, तभी तो हम डबल बॉन्ड लगा पाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बना
नहीं है, इसीलिए ये वाला कंपाउंड एक तो स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब स्थायी अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं ऐसा करते हैं n बराबर 1 से ना स्टार्ट करके n बराबर 2 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात समझ में आई कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि n बराबर मेरे एल्केन में n बराबर 1 रखा था तो मेथेन निकल के आएगा, लेकिन मैंने यहाँ n बराबर 1 रखा तो एक अनस्टेबल पता ही नहीं चल रहा कौन सा कंपाउंड बन के आ रहा है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पॉसिबल ही या नहीं है, यानी अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है। तो ये वाला कंपाउंड हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम सारे स्टेबल कंपाउंड्स को यहाँ पर शो करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं n 2 से। अगर आप n 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा C2 2 दूनी 4 यानी C2 2 into 2 C2 2 into 2 मैं इसको थोड़ा अलग से लिखता हूँ C2 2 into 2 ये सॉल्व करने पर आएगा C2H4। आपको पता है कि दो कार्बन को हमने ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि दो कार्बन को हम एथ कहते हैं और इनका आईपीएससी नाम लिखते समय इनके लास्ट में ईन जोड़ देते हैं तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। लेकिन दोस्तों इनका बाजार में जो ज्यादातर नाम चलता है वो नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। दोस्तों एथिलीन के बारे में दो चार बातें आप ध्यान से याद रखना। एथिलीन की पहली प्रॉपर्टी आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जाती है कि इस गैस का उपयोग हम फलों को पकाने में करते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल आप माइंड में सेट कर लीजिए, कंपटीशन लेवल में ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। दूसरा, अगर हम n बराबर 3 पुट करते हैं तो n बराबर 3 पुट करने पर हमारा ये n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये C3 निकल के आएगा और H2 का मतलब 2 into 3 यानी इज इक्वल टू हो जाएगा C3 2 3 6 यानी यहां से निकल के आएगा C3H6। आपको पता है ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो बता चुका हूं कि तीन कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं और इनके आईपीएससी नाम में इन जोड़ दिया जाता है तो ये निकल के आ जाएगा प्रोपीन। क्या निकल के आ जाएगा? प्रोपीन निकल कर आ जाएगा। इस बात को याद रखना, बिल्कुल ध्यान रखना और ज्यादातर इसे प्रोपीन भी बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे उसे एथिलीन बोलते हैं ऐसे इसे प्रोपीन भी बोल देते हैं। आप सामान्य नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका सामान्य नाम आप ज्यादातर याद रखिए। वैसे अगर आप केवल आईपीएससी नाम याद रखते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर n बराबर अगर हम 4 पुट करके देखते हैं तो बताइए n बराबर 4 पुट करने पर फार्मूला क्या निकल के आएगा? आप लोग तुरंत समझ गए होंगे कि हम n बराबर 4 रखेंगे तो ये C4 हो जाएगा और ये n का डबल हो जाएगा यानी 2 into 4 हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर निकल के आएगा C4 और H8 निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से अगर C4H8 आएगा तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि C4 को हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। अगर इसको ब्यूट कहते हैं तो इसके लास्ट में क्या जोड़ दोगे? इन, तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा ब्यूटीन। और अगर इसका मैं सामान्य नाम पूछूं तो कहोगे ब्यूटिलीन। क्या कहोगे? ब्यूटिलीन कहोगे। ठीक है, याद रखना ये भी ब्यूटिलीन कहते हैं इसको। अगर इसी प्रकार हम n 5 पुट करके देखते हैं, n बराबर 5 पुट करने पर ये हमारा फार्मूला C5 हो जाएगा और 2 into 5 हो जाएगा। C5 हो जाएगा 2 into 5 हो जाएगा यानी यहाँ से आएगा C5 और 2 पंचे 10 यानी C5H10 हो जाएगा। और आपको पता है C5 को हम प्यार से पेंट कहते हैं और जब इसमें अब इसके आईपीएससी नाम में हम इन जोड़ देते हैं, आई हैव ऑलरेडी बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन और इसका सामान्य नाम आप भी लिख सकते हैं पेंटिलीन। क्या लिख सकते हैं? पेंटिलीन। पेंटिलीन लिख सकते हैं, पेंटिलीन। ठीक है, पेंटिलीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एल्कीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। आगे का आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर n बराबर आप 6 रखेंगे तो आपका हेक्सीन आ जाएगा, 7 रखोगे हेप्टीन आ जाएगा, 8 रखोगे ऑक्टीन आ जाएगा, 9 रखोगे नॉनिन आ जाएगा और 10 रखने पे डेकीन आ जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आगे का वर्क आप करिए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। मैं एक बात फिर कहूंगा कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आता है, केवल रटते हैं और रटने के बावजूद भी उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ फायदा नहीं होता है। उन बच्चों को आप ये शेयर कर दीजिए, आपको जिंदगी भर वो दुआएं देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसमें हमको करना क्या है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्कीन्स के हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, मतलब इनका हम
कैसे हम इनके संरचना सूत्र लिखते हैं, क्योंकि ये आपके सूत्र निकल के आए, ये रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र है। आप संरचना सूत्र समझ सकते हैं कि इनको अगर हम ओपन करके लिख दें तो इसी को हम कहते हैं संरचना सूत्र। क्या कहते हैं? संरचना सूत्र। दोस्तों अगर आप ये अच्छे से समझ गए ना तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, ये वीडियो केवल एक क्लास के लिए नहीं, ये सभी क्लासेस के लिए, सभी कंपटीशन के लिए ये वीडियो है। पार्टिकुलर इसमें हमने सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। चलिए अगला हम देखते हैं कि एल्कीन्स की संरचनाएं। हेडिंग रहेगी एल्कीन्स की संरचनाएं। नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। एल्कीन्स की संरचनाएं देखते हैं कैसे हम किसी भी एल्कीन की संरचना बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बस केवल आपको ध्यान से देखने की जरूरत है और ध्यान से सुनने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहला जब फार्मूला निकाला था तो पहला फार्मूला निकल के आया था एथिलीन का। इसका निकल के आया था एथिलीन का निकल के आया था और मैंने देखा था कि इसका जो आईपीएससी नाम होता है वो दोस्तों क्या होता है? एथीन होता है। अगर इसका आईपीएससी नाम होता है एथीन तो इसका मैंने अगर सूत्र की बात करूं तो सूत्र आपने देखा था, इसका सूत्र आया था C2H4। क्या आया था? C2H4 आया था। अगर दोस्तों लग रहा हो कि मैं थोड़ा तेज फ्लो में पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोड पे देख सकते हैं, या आपको लग रहा है कोई वीडियो में ज्यादा स्पीड है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। बाकी आप लोग अब टैलेंटेड हो चुके हैं, आप चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। ज्यादा तेज भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगा तो आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है, तो मजा भी नहीं आएगा। तो अपने दिमाग को थोड़ा फास्ट करिए और ताकि चीजों को थोड़ा फास्ट सीखिए, ठीक है। तो एथीन जो इसका स्ट्रक्चर, उसका जो सूत्र था क्या था? C2H4 था। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, जो कार्बन्स दिए रहते हैं इन कार्बन्स को लिख लेते हैं। हमको पता है कि यहाँ पर हमको दो ही कार्बन्स दिए गए हैं, हम लोगों ने क्या किया, दोनों कार्बन को लिख लिया। अब दोस्तों ध्यान रखिए कि इन कार्बन्स को लिखने के बाद आपको इनके बीच एक चीज ध्यान रखनी है कि सिंगल बॉन्ड लगानी है कि डबल बॉन्ड। तो पहले तो आंख बंद करके जितने भी कार्बन्स हैं उनके बीच सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। आप बिल्कुल फ्री हैं, पहले सिंगल बॉन्ड जोड़ना ही पड़ेगा। अब सोचिए कि ये एल्केन है, एल्कीन है कि अल्काइन है, तो आप कहोगे सर ये एल्कीन है। और मैंने कहा कि एल्कीन में कम से कम दो कार्बन्स के बीच, एल्कीन अगर है तो कम से कम दो कार्बन्स के बीच एक डबल बॉन्ड मस्ट है, होनी चाहिए। तो यही दो कार्बन है, तो इसी को हम क्या कर दें, डबल कर दें, ठीक है, इसी को क्या कर दें, डबल कर दें, ठीक है। अब ये एल्कीन बनके तैयार है, लेकिन अभी इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, क्योंकि सर वैलेंसी क्या होती है, यानी संयोजकता। संयोजकता का मतलब है कि कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है और इस कार्बन ने केवल अभी अपने आगे दो बॉन्ड्स बनाई है, तो ये दो बॉन्ड और बनाना पसंद करेगा। एक बॉन्ड इधर बना लेगा, एक बॉन्ड इधर बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही इस कार्बन ने पीछे दो कार्बन बनाई है तो एक ऊपर बना लेगा और एक आगे बना लेगा। अच्छा, जब दो आगे बनाएगा दो ये बनाएगा तो इसका मतलब है इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो अगर सर इसके साथ हाइड्रोजन ही क्यों जुड़ रहा है, कि हम बता दें कि कार्बन की वैलेंसी ज्यादातर हाइड्रोजन से ही बैलेंस होती है। और आप एक चीज और भी देख लीजिए, यहाँ केवल हाइड्रोजन ही अवेलेबल है और कोई एटम अवेलेबल नहीं है। जब कोई और एटम है नहीं तो हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन ही यूज करेंगे। तो हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिए और दो यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब देखिए क्या सभी कार्बन की वैलेंसी बैलेंस्ड हो चुकी है? तो आप कहोगे इस कार्बन ने भी 4 बना ली है और इस कार्बन ने भी 4 बना ली है। इसका मतलब है कि सारे कार्बन्स की वैलेंसी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर कंप्लीट हो चुकी है तो देख लेते हैं कि कितना कार्बन है। तो आप कहोगे दो कार्बन यहाँ पे है और दो कार्बन गिवन कंपाउंड में भी है। 4 हाइड्रोजन हमारे स्ट्रक्चरल फार्मूले में है और 4 हमारे केमिकल फार्मूले में भी है। यानी ये बिल्कुल सही और सही सूत्र लिखा हुआ है। किसका? रासायनिक संरचना सूत्र किसका लिखा हुआ है? एथिलीन या एथीन का। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको अच्छे से कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। बाकी आप जब एक बार समझ जाएंगे तो अपने आप ही प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अगला हम देख सकते हैं प्रोपीन या ब्यूटीन का। आप देख लीजिए, चलिए ब्यूटीन का देख लेते हैं, प्रोपीन का भी आप देख सकते हैं। ब्यूटीन का हमने सूत्र निकाला था C4H8। क्या निकाला था? C4H8 निकाला था। अगर हमने इसका सूत्र C4H8 निकाला था तो इसका संरचना सूत्र क्या निकल के आएगा, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो सबसे पहले हम चारों कार्बन को एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 1 2 3
और कितना 4। अब ध्यान से मुझे सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको, केवल आप मुझे ध्यान से सुनिएगा तो कोई डाउट आपको होने वाला नहीं है। दोस्तों मुझे इतना बता दीजिए कि सबसे पहले हम आंख बंद करके क्या करें। तो आप कहोगे सर आपने बताया कि आंख बंद करके सभी के बीच आप सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए। ये लो मैंने सबके बीच सिंगल बॉन्ड जोड़ दी। दोस्तों अब मैं एक बात ये कहूंगा कि देखिए यहाँ पास लिखा है ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होगी, ये कहीं ना कहीं क्या होगी, डबल बॉन्ड होगी। तो बच्चों आप कहोगे कि सर कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड लगानी है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ लगा दीजिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ मत लगाइए, यहाँ लगा दीजिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ मत लगाइए, यहाँ लगा दीजिए। देखिए मैं ये वाला डाउट आपको हो सकता है कि लगाना कहाँ है, बट मैं आपको थोड़ा आज अच्छे से समझा रहा हूँ। बाकी आपको ये चीज आईपीएससी नाम से पढ़ाऊंगा बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाएगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों दिखाइए ब्यूटीन में कोई ऐसी बात कही गई है, कोई नंबर की बात किया है कि 2 नंबर कार्बन पे 3 नंबर पे नहीं की गई है। जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन की बात ना की जाए, फिर से मुझे सुनना, जब किसी कंपाउंड में किसी भी डबल बॉन्ड यानी द्विबंध की स्थिति के बारे में बताया ना जाए, जहां कुछ बताया ना जाए तो चाहे तो आप याद रखना उसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड लगाना जो या तो सबसे राइट में हो या तो सबसे लेफ्ट में हो। ये बात फिर से सुन लो, जब किसी कंपाउंड के संरचना सूत्र लिखना हो और उसमें ये बात समझाई ना गई हो कि भाई डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, तो याद रखना डबल बॉन्ड वही लगाना या तो राइट वाले कार्बन के पास या तो लेफ्ट वाले। तो मैं अगर राइट वाले पे भी लगा सकता हूँ, आप लेफ्ट वाले पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बीच वाले में मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, आपको 100% क्लियर हो जाएगा जब आईपीएससी नाम देखेंगे। ठीक है, चलिए मैंने डबल बॉन्ड लगा दी। दोस्तों अब इसकी बैलेंसिंग पूरी करना है किसके सहायता से, हाइड्रोजन की सहायता से। देखिए इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड बनाई है, तो कहोगे सर इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाई है, तो ये और कितनी बनाना पसंद करेगा, तो कहोगे सर ये 3 और बनाना पसंद करेगा। इस वाले कार्बन ने एक आगे बनाई है, एक पीछे बनाई है, तो एक और ऊपर बनाएगा, एक नीचे बनाएगा, 4 हो जाएंगी। ठीक है, इस कार्बन ने 2 आगे बना रखी है, एक नीचे बना रखी है, तो एक ऊपर बना लेगा, बस या तो आप नीचे लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कार्बन ने भी 2 बना रखी है, तो ये 2 और बनाएगा, मान लो एक ऊपर बना लिया और एक नीचे बना लिया। अब ये जो बॉन्ड आप लगाए हैं इनके ऊपर क्या लगाएंगे, अंकुर मत लटका देना, इनके ऊपर लगेंगे हाइड्रोजन। क्या लगेंगे, पता लगे अंगूर लटका दो, अंगूर के सीजन में अंगूर टाने पड़े हो, यहाँ पर क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन लग जाएंगे। जहां जहां सिंगल बॉन्ड वैकेंट है यहाँ सब क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन। चेक करते हैं कि सही हो गया या गलत। तो बहुत आसान तरीका है चेक करने का। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 ऊपर है, 4 साइड में मिला करके 8 होने चाहिए, 8 है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो 8 है और नंबर ऑफ टोटल कार्बन 4 है, यहाँ भी 4 है और एक डबल बॉन्ड है। ये किसका संरचना सूत्र है, एल्कीन का। किसका संरचना सूत्र है, एल्कीन का एग्जांपल जिसका कंपाउंड नाम है ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आया हो तो आगे बढ़े वीडियो में, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, या कहो तो एक एग्जांपल और करा दें। चलिए एक और देख लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम एक और ले लेते हैं, मान लो हम प्रोपीलीन का ले लें, प्रोपीन का ही ले लेते हैं। ठीक है, प्रोपीन का आपको सूत्र पता है, क्या निकल के आया था, C3H6। क्या निकल के आया था, C3H6 निकल के आया था। अगर प्रोपीलीन का C3H6 निकल के आएगा तो इसका क्या होगा संरचना सूत्र, चलिए ध्यान से आप लोग बनाइए, तुरंत वीडियो को पॉज करके चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जितने कार्बन्स हैं इतने कार्बन्स को आप यहाँ शो कर दीजिए। तो कार्बन्स को हम सबसे पहले शो किए दे रहे हैं, कार्बन काले कलर का है तो चलो ब्लैक से दिखा देता हूँ, C और C 3 कार्बन को दिखा दिया। सर अब क्या करेंगे, अब सर कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके सिंगल बॉन्ड लगानी है। क्या लगानी है, आंख बंद करके सिंगल बॉन्ड लगानी है। आंख बंद करके सिंगल बॉन्ड के लगाने के बाद सर क्या करना है, तो आप जान चुके हैं कि ये एक एल्कीन है और एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन के बीच एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होनी चाहिए। अब यहाँ भी कोई लाइन डिफाइन नहीं किया है किस पोजीशन पे लगानी है, तो
तो चाहे आप राइट वाले कार्बन पे लगा दीजिए, चाहे आप लेफ्ट वाले पे लगा दीजिए। चलिए मैं राइट वाले पे लगा रहा हूँ फिर से एक बार, आप चाहे तो लेफ्ट वाले पे भी लगा सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो चलिए यहाँ पास हो गई डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, अब केवल कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। देखिए इस कार्बन ने केवल सिंगल बॉन्ड बना रखी है, तो दोस्तों क्या बनाएगा, अब ये सिंगल बना रखा है तो ये तीन बॉन्ड क्या करेगा और फॉर्म करेगा। तो कार्बन की वैलेंसी आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए, 4 होती है, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी केवल 1 होती है। इस कार्बन ने आगे 2 बनाई है, पीछे 1 बनाई है, फिर 3 बना चुका है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस कार्बन ने पीछे 2 बना रखी है, तो आगे क्या करेगा, 2 और बना लेगा, मतलब एक ऊपर बना लेगा और एक नीचे बना लेगा। जो ये बॉन्ड वैकेंट है यहाँ पर कौन रहेगा आकर, तो आपको बता दें कि यहाँ पर हाइड्रोजन ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास है क्या, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में केवल और हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी की जाती है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला निकल के आ गया, प्रोटीन का निकल के आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं एल्काइंस, अगली हेडिंग लगा लीजिए एल्काइंस, अगली हेडिंग लगा लीजिए एल्काइंस। ठीक है, एल्काइंस क्या होते हैं ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल एल्कीन्स की तरह आपको एल्काइंस समझ में आने वाली है कि एल्काइंस होती क्या है। ऐसे ही पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। देखिए यह भी, ये भी ऐसे लिख लीजिए, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होती है, त्रिबंध होती है, उसमें होती है द्विबंध, उसमें होती है त्रिबंध। त्रिबंध को कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, त्रिबंध पाई जाती है, क्या पाई जाती है, त्रिबंध पाई जाती है। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र आप ध्यान रखिए अच्छे से, इनका सामान्य सूत्र Cn यानी सफिक्स में CnH2n-2 होता है, इनका सामान्य सूत्र Cn-H2n-2 होता है। ठीक है, इतनी बात नोट करिए तुरंत मेरे साथ। इनके IUPAC नाम के, इनके IUPAC नाम लिखते समय इनके नाम के अंत में, इनके नाम के अंत में आइन जोड़ देते हैं, ये बात बहुत ध्यान है, उसमें इन जोड़ते थे, इसमें क्या करते हैं, आइन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बच्चा, आइन जोड़ देते हैं, आइन जोड़ देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इसके बारे में ये पता होना चाहिए, ये सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, इनमें त्रिबंध पाई जाती है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। देखिए ट्रिक बताता हूं कैसे सामान्य सूत्र आप याद कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो एल्केन का आपने बताया था CnH2n+2, अगर मैं इसमें से 2 हटा देता हूं तो ये बचेगा CnH2n, अगर मैं फिर से इसमें से 2 हटा देता हूं तो ये बचेगा CnH2n-2। ये बताया था एल्केन का होता है, ये होता है एल्कीन का, तो ये होता है एल्काइन का। इस प्रकार अगर ध्यान रखेंगे तो आपको जिंदगी भर ये बात याद रहेगी, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना और इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बात करते हैं कुछ एल्काइंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए फट से अब मेरे साथ सबसे एक टेबल बनाइए, जैसे एल्कीन में बनाए थे वैसे टेबल बनाएंगे, बस थोड़ा सा फार्मूला चेंज कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे हम लोग, फटाक से 3 लाइनें कीजिए, ये लीजिए लाइन खींच गई। और सबसे पहले इनका जो जो
प्रिंसिपल बातें ये लिख देते हैं। यहाँ पास हम n की वैल्यू अलग अलग n की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पास हम फार्मूला लिखेंगे CnS2n-2। यहाँ कौन सा नाम लिखेंगे, IUPAC नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ यूपीएससी नाम लिखेंगे और यहाँ जनरल नेम लिखेंगे, यानी सामान्य नाम लिखेंगे कि सामान्य नाम क्या होगा। दोस्तों अगर हम इसमें n बराबर 1 पुट करें तो देखिए बिल्कुल कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि n बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा C1, क्या हो जाएगा C1, और ये हो जाएगा 2 into 1 - 2। अच्छा 2 into 1 - 2 का मतलब है H0। H0 का मतलब है वहां पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, केवल कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, और कार्बन कोई कंपाउंड ना होकर के कार्बन का एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, ये कोई कंपाउंड नहीं, मतलब हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो यहाँ पास हम n बराबर 1 ना पुट करके कहां से स्टार्टिंग करते हैं, n बराबर 2 से स्टार्टिंग करते हैं। कहां से, n बराबर 2 से स्टार्टिंग करेंगे। n बराबर 2 पुट करोगे तो निकल के आएगा C2H2 into 2 minus 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो C2 ही रहेगा, 2 दूनी 4 - 2, आपको पता है 4 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और C2 को कहते हैं 8, क्या कहते हो, 8 कहते हैं। और आपको पता है कि ये बना हुआ है एल्काइन से, तो इसके लास्ट में जोड़ देंगे आइन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। और इसका सामान्य नाम जानते हो, आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसका सामान्य नाम एसिटिलीन होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका सामान्य नाम क्या होता है, एसिटिलीन होता है। और एसिटिलीन के बारे में एक बात याद रखना जो कंपटीशन में पूछी जाती है कि इस गैस का उपयोग गैस ब्रीडिंग में करते हैं, क्या में करते हैं, गैस ब्रीडिंग। कभी आप गैस ब्रीडिंग करवाने जाइए तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस गैस का इस्तेमाल होता है, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है गैस ब्रीडिंग में। अगर हम n बराबर 3 पुट करके चेक करते हैं तो n बराबर 3 पुट करने पर हमारा एक फार्मूला बनेगा C3H23 - 2। ये निकल के आएगा C3, 2 3 6 - 2 ये आएगा C4। आपको पता है कि 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, क्या कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। और इसमें जोड़ देंगे आइन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलती करने की कोई गुंजाइश मत रखिएगा। चलिए n बराबर इसमें हम 4 पुट करके रखते हैं, तो n बराबर अगर हम 4 पुट करेंगे तो फार्मूला निकल के आएगा C4H2 into 4 - 2 इज इक्वल टू आएगा C4, 2 चौके 8 - 2, 8 में से आपको पता है 2 जाता है तो 6 बचता है रिमाइंडर, तो 6 अगर बचेगा, यहाँ पर शेष 6 बचेगा। अगर 6 बचेगा तो आपको पता है 4 कार्बन को हम ड्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूट कहते हैं। और जब इसको हम ड्यूट कहते हैं तो ये बना हुआ है एल्काइन से, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। बच्चा याद रखना है इसको ध्यान से। अगर हम सिमिलरली n बराबर 5 की पुट करते हैं तो हो जाएगा C5, क्या हो जाएगा, C5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 into 5 - 2, ये निकल के आएगा C5, 2 पंचे 10 - 2, आपको पता है 10 में से 2 जाता है तो 8 बचता है। और हम पता है 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं, और इसमें हम आइन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, पेंटाइन हो जाएगा। याद रखना, आपको ये अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी। आगे n बराबर 6 आप रख लीजिएगा, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नानाइन और डेटाइन। आप ध्यान से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप n बराबर 6 पुट करते हैं तो n बराबर 6 पुट करने पर ये क्या आ जाएगा, ये C6 आ जाएगा, 2 into 6 - 2, ये आ जाएगा C6, 2 7 12 - 2 यानी 10। C6 को हम कहते हैं हेक्स, और हेक्स में जोड़ दोगे आइन तो ये हो जाएगा हेक्साइन। बाकी आगे की आप अपने आप करके ट्राई करना, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नानाइन और डेकाइन निकल के आ जाएगा। और आपको समझ में आ रहा होगा इस बात की मुझे अच्छे से कॉन्फिडेंट है। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ से कहिए कि सब्सक्राइब भी चैनल करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। और आपको इसी चैनल के ऊपर 12th मैथ, 12th केमिस्ट्री और इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन के भी वीडियोस मिलेंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए, ये चैनल नहीं, ये परिवार है जिसको आप लोगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई। चलिए अब हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं इनका
स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखा जा सकता है, जैसे हम लोग उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहे थे एल्कीन का, वैसे इनका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जा सकता है। चलिए फट से देखते हैं बस जल्दी जल्दी, क्योंकि समझ में आपको आ रहा होगा बहुत अच्छे से। दोस्तों आप अच्छे से देखिए वीडियो को और आपको बहुत अच्छे से मजा आने वाला, बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए लिखिए एल्काइंस, हेडिंग लगाइए एल्काइंस के संरचना सूत्र। एल्काइंस एल्काइंस के संरचना सूत्र। दोस्तों जैसे हम कर रहे थे एल्कीन में, वैसे ही हम करेंगे कहां, एल्काइन में, एल्काइन में। सबसे पहले हम कोई भी एल्काइन ले ले, चाहे आप जो चाहो वो उठा सकते हो। तो सबसे पहले हम एसिटिलीन ही उठा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसिटिलीन का अभी हम आईपीएससी नाम अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बता दोगे कि ये एथ होता है और इसमें आइन जोड़ दोगे तो एथाइन होता है। और अगर आपसे हम पूछे इसका सामान्य सूत्र क्या, मतलब फार्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे तुरंत सर जी हमको पता है कि इसका सामान्य फार्मूला जो होगा C2H2 होगा। आपको संरचना सूत्र बहुत आसान तरीके से समझ में आने वाला है, कुछ करना नहीं, जितने कार्बन है बस इतने कार्बन लीजिए, फॉर्म में लिख लीजिए, सीधे सीधे लिख लीजिए और इनके बीच में सबसे पहले आप आंख बंद करके सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। इतना काम करने के बाद आप सोचिए कि इसमें कोई फिर से नंबर की बात नहीं हुई, मतलब किसी स्थिति के बारे में वर्णन नहीं किया गया है कि 2 इन मान लो यहाँ कितने था 8 2 आइन 1 आइन 4 आइन। तो इसका मतलब तब होता है कि 4 नंबर पे डबल बॉन्ड लगनी, ट्रिपल बॉन्ड लगनी है, 2 नंबर पे लगनी है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो चाहे आप राइट वाले कार्बन को देखें चाहे लेफ्ट वाले को, यहाँ राइट और लेफ्ट की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि एक ही बॉन्ड है। चाहे आप राइट वाले को मान के चलिए चाहे आप लेफ्ट वाले को मानिए। तो आपको यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड को क्या बना देना है, ट्रिपल बॉन्ड बना देना है। क्यों ट्रिपल बॉन्ड बना देना है, क्योंकि ये अल्काइल है ना कि एल्कीन। अब आपको पता है कि दूसरा काम हमारा होता है वैलेंसी पूरी करना। 3 वैलेंसी ये कार्बन बना चुका है, ये कार्बन 1 वैलेंसी और बनाएगा तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। सिमिलरली ये भी कार्बन एक ही वैलेंसी बनाएगा और कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। और ये हमारा क्या निकल के आ गया, एसिटिलीन का संरचना सूत्र। एसिटिलीन का संरचना सूत्र। ऐसे अगर मैं दूसरा कंपाउंड एग्जांपल के लिए लेता हूं, मान लीजिए मैं दूसरा ले रहा हूं ब्यूटाइन। क्या ले रहा हूं, ब्यूटाइन ले रहा हूं। बस आप ध्यान से देखना, ब्यूटाइन का सामान्य जो संरचना केमिकल फार्मूला होता है C4H6। क्या होता है, C4H6 होता है। आप पीछे से अपनी कॉपी पलट के देख सकते हैं कि C4H6 कैसे होता है, क्योंकि उसमें 2n होता है, यानी कार्बन की संख्या का डबल -2, यानी 4 दूनी 8 -2 करोगे तो हाइड्रोजन 6 ही आएगा। और ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, क्योंकि मैं पहले वीडियो में आपको सारी बात बता चुका हूं। अब सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पास, सबसे पहले जितने कार्बन दिए हुए इतने कार्बन हम कौन से सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे कार्बन एक सीक्वेंस में लिखे जा चुके हैं। और मैंने दूसरी बात कही थी आपसे कि आंख बंद करके पहले आप सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। तो आप आंख बंद करिए और सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। इसके बाद अब ध्यान देने वाली बात ये है, क्या यहाँ किसी पोजीशन की बात हुई है, तो आप कहोगे किसी भी पोजीशन की बात नहीं हुई है। अगर पोजीशन की बात नहीं हुई है तो आप चाहे राइट वाले कार्बन को पकड़ लीजिए चाहे लेफ्ट वाले कार्बन को कलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम भी इसी को पकड़ रहा हूं और इसी की बॉन्ड को क्या कर रहा हूं, ट्रिपल कर रहा हूं। अगर इसी बॉन्ड को ट्रिपल कर दोगे तो इसका मतलब ये हुआ अब ये एल्काइल बन गया है। क्या बन गया है, एल्काइल बन गया है। अब चलिए कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कार्बन ने केवल एक वैलेंसी बना रखी है, तो ये कितनी वैलेंसी और बनाना पसंद करेगा, तो आप कहेंगे 3 बनाना और पसंद करेगा। इस कार्बन ने केवल 2 बना रखी है तो ये 2 और बनाना पसंद करेगा दोस्तों। और इस कार्बन ने देखो 3 आगे बना लिए, एक पीछे बना लिया, यानी ये 4 बना चुका है, तो ये बनाना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि कार्बन चाहता है कि उसकी वैलेंसी कम से कम बिल्कुल 4 होनी ही चाहिए। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, लास्ट वाला कार्बन केवल 3 वैलेंसी बना चुका है, तो ये केवल एक कार्बन वैलेंसी और बनाना पसंद करेगा। अब ये वैलेंसी बनाने के बाद इनके बीच जुड़ेगा कौन, ये वैलेंसी के साथ कौन जुड़ेंगे, तो आपको पता है जो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो इनके साथ केवल हाइड्रोजन ही क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे मुन्ना, ऐड हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये निकल के आगे किसका, ये निकल के आगे ब्यूटाइन का संरचनात्मक सूत्र। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि
जब आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा तो आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा लाएंगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। दोस्तों, आपको चीजें अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें अच्छी लग रही, ताकि मेरा और भी मोटिवेशन हो। कमेंट करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हाइड्रोकार्बन्स के एरोमेटिक, एलिफेटिक और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे हम पहचानें कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। फिर फर्दर उसके बाद आईपीएससी नाम देखेंगे, क्योंकि मैं अभी किसी पार्टिकुलर क्लास को लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं केवल बेसिक लेके चल रहा हूँ। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, चाहे वो 12th की हो चाहे वो 10th की हो, सब क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन उससे पहले ये चैप्टर आपको अच्छे से आना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।